हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घटनासार का अंक 4 और ये विजन यूपीएससी विद विनीता का घटनासार समसामयिकी में चौथा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले तीन वीडियोज़ हैं आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए, आप उनको देख सकते हैं। संपूर्ण घटनासार जल्दी कवर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें वो यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे पीपीपी मॉडल में सोलर प्लांट्स 550 मेगावाट और सौर ऊर्जा पैदा करेगा। पीपीपी मॉडल पे है। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंपनियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर प्लांट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यह भूमि सरलता से उपलब्ध है शुष्क क्षेत्र होने के कारण मौसम प्रायः साफ रहता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, भूमि सरलता से उपलब्ध है और मौसम साफ रहता है, जिससे कि सन की लाइट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। परियोजना से संबंधित ड्यू डिलिजेंस स्टडी पूरी हो चुकी है और रुचि अभिव्यक्ति EOI चरण अगस्त 2023 में पूरा हो गया है। इस परियोजना का जीवन काल 25 वर्ष का होगा। कितना होगा जीवन काल? 25 वर्ष का। यह एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। यह 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसे लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अगला पॉइंट है सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है सहारनपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर 2023 को सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी। 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, कितने करोड़ रुपए? 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से यह केंद्र सहारनपुर में IIT रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। सरकार की यह पहल राज्य के युवाओं को रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के अलावा दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास और प्रचार करना है। यह अनुसंधान और विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करेगा और आधुनिक तकनीक के माध्यम से समस्या समाधान में सहायता करेगा। इसके अलावा ई-लर्निंग, ई-शिक्षा, कृषि और उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयुक्त अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। अगला टॉपिक है गोरखपुर में एक्वा पार्क। एक्वा पार्क कहाँ पे है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क के लिए 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। तालकंदला में 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति, बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजाति तैयार की जाएगी। मछली के बीज को लेकर अध्ययन किया जाएगा। मछली पालन के तरीके को और कैसे बेहतर बनाया जा सके और मछलियों को कैसे पाला जा सके, इसको लेकर यहाँ जानकारी भी दी जाएगी। यहाँ पर मत्स्य बीज बैंक, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण से लेकर कई सुविधा होंगी। शासन के इस महत्वाकांक्षी योजना से मछली पालन से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ होगा। अगला टॉपिक है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना। 3 से 6 साल बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना कहाँ पे चलाई जा रही है? चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की, कहाँ चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नवंबर 2023 को हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल से 80 लाख बच्चों को लाभ होगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने
मध्याह्न भोजन मॉडल का अनुसरण करते हुए विभिन्न दिनों में विविध मेन्यू के साथ गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल प्रारंभ की है। गर्म भोजन, इस पहल का लक्ष्य गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रखिएगा, 80 लाख बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नई पहल के तहत बाल विकास सेवा और पोषण विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना के तहत सहायकों को प्रति कार्य दिवस प्रति बच्चा 0.50 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आईआईटी कानपुर द्वारा ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। आईआईटी कानपुर के द्वारा ATMAN की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर IIT के ने ATMAN एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग AI/ML क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ATMAN उत्कृष्टता केंद्र का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकी और व्यापार मंडल को व्यवहारिक उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है। COE स्वदेशी वायु गुणवत्ता सेंसर निर्माण में सबसे आगे है, जो सटीक और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मॉडल के माध्यम से जोड़ता है। अगला टॉपिक है गंगा डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को गंगा नदी की डॉल्फिन गंगेटी डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसकी आबादी कितनी है? 2000 है। गैंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिक है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन है वो संकट में है। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव, ध्यान रखिएगा, 2009 में घोषित किया था भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव, और 2023 में उत्तर प्रदेश ने घोषित किया इसको राज्य के जलीय जीव के रूप में। गंगे डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय है। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ। मिशन शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश स्तर पर मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। कौन सा चरण है ये? चौथा चरण है। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण शुरू किया गया है। किसके लिए है ये? महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। इस चरण का लक्ष्य पहले चरणों की सफलता को दोहराना और व्यापक खंड तक पहुंचाना है। वर्ष 2022 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, 3 पॉइंट है इसके लिए। 3 पॉइंट कौन कौन से? महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, तीनों सा है 3 सार। ठीक है, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई? 2020 में। अगला टॉपिक है मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी, इसी अभियान के तहत ही मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। ध्यान रखिएगा, इसमें महिला जो सारथी हैं उसमें क्या है, 51 बसें चलाई गई हैं। साथ साथ में इसके जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे वो महिलाएं होंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में राजधानी में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया है। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। किसकी स्थापना? नौसेना के सौर संग्रहालय की। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां कार्य मुक्त हो चुके युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में नौसेना के रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती और उससे जुड़े मिसाइल, टारपीडो व कैनन आदि उपकरणों व अन्य सामानों को संप्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के श्री अन्न जो होते हैं वो मोटे अनाज होते हैं, तो उसी तरीके से देखिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50 प्रगतिशील किसान कृषक उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि व 10 प्राविधिक सहायकों ने हिस्सा लिया। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दिए जाने वाले 35 किलोग्राम राशन के अंतर्गत 2024 को 14 किलोग्राम गेहूँ, 10 किलोग्राम बाजरा और 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। बाजरा कितना दिया जाएगा? वो लगभग मिलेगा आपको 10 किलोग्राम। 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इससे पूर्व 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल देने की व्यवस्था थी। अगला टॉपिक है एएमयू अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। एएमयू क्या करेगा? स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर हाल ही में कार्य शुरू कर दिया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPACE स्पेस द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम पर पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम SMAMU-SAT का विकास शामिल है। SSAMU-SAT एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो नवंबर 2021 में एएमयू रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू हुआ है। एएमयू रोबो क्लब के अंतर्गत शुरू हुआ है। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है जिसके कई उद्देश्य हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास के अध्ययन और तेजी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए इन हाउस विकसित इमेज कंप्रेशन तकनीक लागू करना शामिल है। SSAAU-SAT के अप्रूवल रजिस्ट्रेशन 2023 में IN स्पेस को प्रस्तुत की गई है। अगला टॉपिक है जनजाति संग्रहालय। जनजाति संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर, सोनभद्र व महाराजगंज में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के लिए जमीन संस्कृति विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस बारे में 1 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया, जिसमें प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा इन संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित भूमि अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित की गई है। इसके बाद में मिर्जापुर में 22 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा ग्राम अंतरैली पांडेय तहसील मड़िहान में ग्राम जो है वो अंतरैली पांडेय है और तहसील क्या है? मड़िहान में 4.46 हेक्टेयर भूमि, सोनभद्र में 12 अप्रैल 2021 को मरकुंडी तहसील में 1.828 हेक्टेयर भूमि और महाराजगंज में 13 सितंबर 2022 के आदेश से तहसील नौतनवा में ग्राम कुनसेर में 6.50 हेक्टेयर भूमि संस्कृत विभाग के पक्ष में आवंटित की गई। अगला टॉपिक है आरबीआई ने यूपी स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई ने यूपी में स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी का लाइसेंस रद्द करने
करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय 7 दिसंबर 2023 को कारोबार के समाप्ति से लागू हो गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। आरबीआई के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के पीछे प्राथमिक कारण यह है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसके कारण इसके परिचालन को समाप्त करने का निर्णय लिया। आरबीआई ने अपने बयान में शहरी सहकारी बैंक की अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं को उसके लाइसेंस को रद्द करने के प्रमुख कारणों के रूप में स्पष्ट किया है। केंद्रीय बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने की बैंक की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अगला टॉपिक है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन का हो गया है। इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन, जो वर्ष 2022 में 27,128 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 2023 में अक्टूबर तक यह 36,187 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। अगला टॉपिक है हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद के बिक्री पर रोक। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक। उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर 2023 को हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को बनाने, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अवैध तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर अनुचित लाभ कमाई जा रही है और समाज को बांटने की साजिश की जा रही है। साथ ही हलाल प्रमाण पत्र प्राप्त उत्पाद सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है। हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत वर्ष 1974 से हुई थी। हलाल सर्टिफिकेशन पहले सिर्फ मांस के जुड़े उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि के लिए भी देना शुरू कर दिया गया है। अगला टॉपिक है अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट के बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी। इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 16,624 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह परियोजना UPRVUNL और NTPC के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना। उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है। सुरक्षित शहर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा सरकार 17 नगर निगमों के प्रवेश और निकाय बिंदुओं के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और विश्वविद्यालयों में CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी सुनिश्चित होगी। इस सेफ परियोजना के तहत विद्यालयों में या कॉलेजों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए इन शहरों में निजी कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगला टॉपिक है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं के नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का शासनादेश अगस्त 2023 में जारी कर दिया है। इससे जहां उत्तर प्रदेश में उच्च दुग्ध उत्पादक क्षमता के गौवंश में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। योजना के पहले चरण में योगी सरकार लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए गायों की खरीद से लेकर उनके संरक्षण एवं भरण पोषण जैसे मदों में सब्सिडी देगी।
यह सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी। शुरुआती चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के शहरों क्रमशः अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में संचालित की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3 वर्षों का गौपालन का अनुभव होना चाहिए। वहीं गौवंशी की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है। इकाई की स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी के पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हरे चारे के लिए होना चाहिए। यह जमीन उनकी खुद की पैतृक हो सकती है या फिर उसके लिए उसके 7 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। इस योजना का लाभ पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं उठा सकेंगे। लाभार्थी का चयन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से किया जाएगा। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए गायों की गणना कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गाय की गणना कराने का आदेश दिया है। 3 श्रेणियों में, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। यह कदम राज्य में आवारा मवेशियों की अंतहीन समस्या के समाधान हेतु उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है। पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी। अगले चरण में गायों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर इसे कार्यान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन गणना के बाद में मवेशियों की संख्या से संबंधित आंकड़े बदल गए हैं। अगली गणना 2024 में होनी है। अगला टॉपिक है शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। ये स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर आधारित है। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनने वाला यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट और घाट की सीढ़ियों पर आधारित बनने की व्यवस्था और बिल्वी पत्र के आकार की धातु की चादरों के डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। 30,000 होंगे, इसमें ध्यान रखिएगा, 30,000 लोग बैठ सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन किया गया है। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर इसे अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन करने के 1 माह के भीतर उत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ जंक्शन सहित प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन अक्टूबर 2023 में किया गया है। रेलवे की एक विज्ञप्ति के अनुसार प्रतापगढ़ का नाम अब माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया है। माँ बेल्हा देवी तथा इसी के साथ अंतु स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी धाम अंतु अब किया गया है। साथ ही विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज किया गया है। उत्तर रेलवे द्वारा इस आशय की औपचारिक अधिसूचना 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश बना देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। हाल ही में प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। वर्तमान में देश के 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं। देश में कितने हैं? 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश में हैं। देश में टोटल 108 हैं, उनमें से 8 कहाँ पे हैं? 8 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्टार्टअप्स जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और कई तेज़ी से यूनिकॉर्न बनाने की ओर अग्रसर हैं। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की पेटीएम मॉल और इंडिया मार्ट में और मोगलिक्स, पाइन लैब्स और इनोवेशन और इन्फोएज और फिजिक्स वाला देश के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में
शामिल किए गए। तो ध्यान रखिएगा कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिजिक्स वाला मिला के 8 हो जाएंगे। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होती है। इसी प्रकार सूनिकॉर्न, सून टू बी यूनिकॉर्न, यानी कि यूनिकॉर्न बनने के पास में ही है, उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जिनमें निकट भविष्य के यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। फिलहाल प्रदेश में 2 सूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अप क्लास प्लस व इन शॉर्ट्स कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तथ्यसार देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। 9.5% वृद्धि दर है इसकी। इस मामले में पहले स्थान पर जीडीपी में 15.7% वृद्धि के साथ महाराष्ट्र है। अगला टॉपिक है, दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स सर्वे रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है। अचीवर्स प्रदेश में। किस में रखा गया है? अचीवर्स प्रदेश में। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह है SGPGI लखनऊ में। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह है गोंडा। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है। यह है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सेमीकंडक्टर पार्क बनाया गया है। तो प्रदेश का सेमीकंडक्टर पार्क बनाया गया है ये गौतम बुद्ध नगर। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे का छठा राइट स्टेशन घोषित किया गया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। कौन सा है? आगरा कैंट। अगला है, उसी के अंदर है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राइट स्टेशन कौन जारी करता है? फसाई। अगला टॉपिक है, 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। यह है लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, यूनिटी मॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। यह है वाराणसी। रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। नो नॉन वेज डे 25 नवंबर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नो नॉन वेज डे। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है। तो अयोध्या के निकट है सरयू। 21 से 25 सितंबर 2023 तक पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां पर किया गया है। यह है ग्रेटर नोएडा में। कहां पर है ये? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है। हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान। अगला है, 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में उत्तर प्रदेश को मत्स्य पालन के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। यह है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2023 में किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये हैं आपके डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी के आइटम्स, पेपरमिंट ऑयल और नमकीन और खाद्य पदार्थ। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है, ये हैं गीतिका श्रीवास्तव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है। यह है झांसी। ठीक है, अगला टॉपिक है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई परियोजना पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है। तो देश में है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अगला टॉपिक,
हरदोई उत्तर प्रदेश का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस रूस ऊंचाई 1850 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया। यह है अभिनीत मौर्य। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लखनऊ से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो यह है आगरा। तो पहले पर आपको पता है इंदौर है, सेकंड नंबर पे आगरा है, फर्स्ट पे कौन है? इंदौर। ठीक है, अगला देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर है? यह है बुलंदशहर। अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? यह हार्ड कुक्ड मील योजना। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उन्नाव। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया है? यह है साहिबाबाद। अगला टॉपिक है, अगला है 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? 28,760 करोड़ रुपए का। यह है अनुपूरक बजट। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? तो मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। 60 वर्ष से जो अधिक महिलाएं हैं उनके लिए कहा गया है कि ये मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। अगला पॉइंट है, प्रदेश की पहली NCC प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी गोरखपुर में। कहाँ पे की गई है NCC अकादमी? गोरखपुर में। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है? तो श्री राम अवतरण है, ये है बस्ती में। अगला टॉपिक, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित है? पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है? तो जल विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, देश का। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है, तो अलीगढ़ का नाम चेंज करके अब कर दिया गया हरिगढ़। ठीक है, अलीगढ़ हरिगढ़, ध्यान रखिएगा, राइमिंग है। उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिली है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जैसे आपने पहले पढ़ रखा है। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के नाम पर रखा गया है। यह सैटेलाइट एक 3U क्यूब सैट है जिसका उद्देश्य एक नॉर्मल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करना है। अगला टॉपिक, वह आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया। यह है WEF, विश्व आर्थिक मंच। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आगरा का लेदर फुटवेयर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। अगला टॉपिक, 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है? तो ये हैं सोनम। ये कहाँ के रहने वाली हैं? अमरोहा की। अगला टॉपिक, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये है वैदिक थीम जो पार्क बनाया गया नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग UPERC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरविंद कुमार। अगला पॉइंट, 13 से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो ये है वाराणसी। कहाँ पे है ये? वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश के आपके करंट अफेयर्स समाप्त हो गए हैं जो घटनासार में शामिल किए गए थे। तो ये टॉपिक, ये सेगमेंट उत्तर प्रदेश में आने वाले यानी कि UP PCS में आने वाले करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखिएगा पेपर देने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।